अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दिया है और जो व्यक्ति जिसने पैसा उधार लिया है वो समय पे पैसा नहीं लौटाता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति पैसा देता है, देनदार, क्या कर सकता है अपना पैसा वापस लेने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट सजल दीक्षित। तो चलिए आज जानते हैं कि उधार दिए हुए पैसे वापस कैसे लिए जाएं। ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकता है अपने पैसे वापस लेने के लिए। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसे उधार देता है तो उसका एक स्टैम्प पे अग्रीमेंट बना लिया जाए। उस एग्रीमेंट पे लेने वाला व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होना चाहिए, उसके साथ साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए जिनके सामने पैसे लिए गए हैं, जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं और जिसने दिए, दो गवाहों के हस्ताक्षर भी उस स्टैम्प पर एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब पैसे देने की जो अवधि रहती है, कितने समय में वो पैसा लौटाएगा, कितना पैसा दिया गया है, ये सब उस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। ये सब होने के बाद भी कई बार पैसा मांगने के बाद भी व्यक्ति नहीं लौटा रहा है पैसा, तब ऐसी स्थिति में जो देनदार रहता है, जिसने पैसे दिए हैं, उसे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिसने पैसे दिए हैं वो एक नोटिस, रजिस्टर्ड नोटिस लेनदार को पहुंचाएगा। नोटिस में वो पैसे को नियत समय अवधि में देने की मांग करेगा। अब ये नोटिस मिलने के बाद भी लेनदार पैसे नहीं लौटा रहा है तो फिर देनदार को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जिसने पैसे दिए हैं वो कोर्ट की कार्रवाई कर सकता है। अब कोर्ट में क्या कार्रवाई की जा सकती है पैसे वापस लेने के लिए। तो उधार दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए रिकवरी फॉर मनी का एक सिविल सूट लगाया जा सकता है, जो लगता है सेक्शन 7 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। अब इस दावे में जो दावा लगाते हैं इसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। दावे के साथ पहले तो दावे में कितना अमाउंट दिया है उधार, कितने समय में वापस लेना था, किसको दिया, ये सारी बातें मेंशन होना चाहिए। प्लस साथ में एग्रीमेंट की कॉपी अटैच होना चाहिए दावे के साथ। प्लस जो आपने नोटिस दिया है उसका उल्लेख भी होना चाहिए दावे में कि हमने एक सर इसको नोटिस दिया था, उसके बाद भी ये पैसे समय पर नहीं लौटा रहा है। उसके साथ जो रजिस्टर्ड एडीए, जो प्राप्ति रसीद है कि नोटिस मिल गया था लेनदार को, उसकी एक कॉपी भी दावे के साथ अटैच होना चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें यह आती है कि दावा किस कोर्ट में लगाया जाए। तो दावा उसी कोर्ट में लगेगा जहां पर लेन देन हुआ है, उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। तो वहीं लगेगा जहां, जैसे इंदौर में अगर ये लेन देन हुआ है तो इंदौर कोर्ट में लगेगा ये दावा। उसके बाद अब दावा लग गया कोर्ट में, तो इसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट में जज रहते हैं, वो जो प्रतिवादी रहता है, रेस्पोंडेंट, जो लेनदार रहता है, उसे एक आदेश दिया जाता है कि आप इस दावे का जवाब दीजिए। अब जो प्रतिवादी रहता है, लेनदार, जो प्रतिवादी रहता है, वो इस दावे का जवाब बनाकर देता है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, इश्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट बनाती है। इश्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो दावा लगा है ये किन इश्यूज पे लगा है, ये दावा किन चीजों के लिए लगाया है। तो जैसे कि पहला जो इश्यू इन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इतना पैसा इस आदमी ने इस आदमी को दिया है, समय पे लौटाने का जो बात कही गई थी ये भी मेंशन करेंगे। जो भी इश्यूज रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई के जो इश्यूज रहते हैं, दावा लगाने के जो इश्यूज हैं, वो सब कोर्ट मेंशन कर देती है। उसके बाद जो कोर्ट रहता है वो साक्ष्य पे, एविडेंस पे चले जाता है। फिर होते हैं वादी के एविडेंस, जो केस लगाता है एप्लीकेंट, उसके एविडेंस होते हैं। वो अपनी बात रखता है और अपने बातों के साथ साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट करा देता है, प्रदर्शन करा देता है। जैसे कि जो पहला डॉक्यूमेंट हुआ एग्रीमेंट की कॉपी, उसे एग्जिबिट करवा देगा कोर्ट में। दूसरी नोटिस प्राप्ति की रसीद, उसे एग्जिबिट करवा देगा। इसके बाद वादी के जो गवाह होने के बाद जो दूसरे गवाह रहते हैं जिन्होंने हस्ताक्षर करे हैं, उनके भी साक्ष्य हो जाते हैं। अब ये दोनों के साक्ष्य होने के बाद जो प्रतिपार्थी रहता है, जो रेस्पोंडेंट रहता है, लेनदार, उसके जो अभिभाषक रहते हैं,
वो करते हैं वादी को और गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो क्या सवाल जो अभिभाषक पूछ सकते हैं प्रतिवादी के वादी से, तो जो पहला सवाल यह हो सकता है कि ये हस्ताक्षर जो उक्त लेख पर है ये प्रतिवादी के है ही नहीं। दूसरा सवाल जो पूछ सकते हैं कि जो उक्त लेख पे गवाहों के हस्ताक्षर है ये गवाहों के हस्ताक्षर है ही नहीं, या फिर गवाहों से बाद में हस्ताक्षर लिए गए। तीसरा सवाल जो पूछ सकते हैं कि ये जो पूरा लेख है ये झूठा है, ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं था। चौथा कि जो प्रतिवादी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे वो लेख जो है बाद में लिखा गया। एक सवाल यह हो सकता है कि जो गवाहों ने गवाही दी है इनका जो मतभेद था प्रतिवादी से, इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल यह हो सकता है कि प्रतिवादी को पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, उसे केवल साइन करना आता है। तो इससे ये सब होने के बाद अब होते हैं प्रतिवादी के गवाह, उनके साक्ष्य होते हैं। प्रतिवादी के साक्ष्य होने के बाद अब वादी का जो अभिभाषक रहता है वो करता है वो प्रतिवादी को क्रॉस एग्जामिन करता है। तो जो पहला सवाल वादी का अभिभाषक पूछ सकता है वो ये होता है, क्या आप कोई भी लेख या दस्तावेज को पढ़ने के बाद साइन करते हैं या बिना पढ़े साइन करते हैं। दूसरा, क्या आपको नोटिस पहुंचाया गया था जिसमें पैसे की मांग की गई थी और उसमें समय अवधि मेंशन की गई थी। अगर वो कहता है हाँ, तो आपने पैसा क्यों नहीं लौटाया अभी तक। तीसरा सवाल ये हो सकता है, क्या आपने कोई आश्वासन दिया था कि इस समय अवधि के अंदर आप पैसा लौटा देंगे। ये सवाल वादी का अभिभाषक प्रतिवादी से कर सकता है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद दोनों एडवोकेट्स की फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद होता है जजमेंट। अगर जज साहब को लगता है कि जो वादी ने दावा लगाया ये सही है, तो वादी को जो न्याय शुल्क के साथ साथ जो भी पैसा ब्याज समेत उसका बनता है वो देने का ऑर्डर कर दिया जाता है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।